समझता हूँ कि ये नैब की टोटल जाती है जो इन्होंने ये केसेस जो है वो रखे हुए हैं। ये तौहीन कर रही है नैब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की, पाकिस्तान के सिस्टम की जो अभी तक ये चला रहे हैं। नैब ने वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन की है। सरकारी हेलीकॉप्टर में वो सैर सपाटे करते थे। ऑपोजिशन लीडर जिसने इस सूबे की खिदमत की, जिसको आप 3 महीने से गिरफ्तार करके बैठे हैं, एक पाई की करप्शन खुदा के फजल करम से साबित नहीं हो सकी। आज नैब के लिए ये चैलेंज है, टेस्ट है कि अब इमरान नियाजी के खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं होती है। अगर आप पाकिस्तान से प्यार करेंगे और जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर आपको जेल भी जाना है और आपको इल्ज़ामात का सामना भी करना है, लेकिन ये वक्त रहेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के पीछे फरीद रईस के साथ। नैब एक बार फिर जब से एहतसाब का मामला शुरू हुआ है, नैब मौजू है, बहस है। इससे पहले अगर किसी एक के खिलाफ कार्रवाई होती थी नैब की, तो दूसरी जमात कहती थी कि एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब के नाम पर किसी को शोर नहीं मचाना चाहिए। लेकिन जब यह एहतसाब सबके गिर्द इसका घेरा तंग होना शुरू हुआ तो फिर तमाम ही जमातों ने यह कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि यकतरफा एहतसाब हो रहा है, कोई कह रहा है सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमती वजीर, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी भी ये कह बैठे कि नैब जो है वो अब इस केस को खत्म कर देना चाहिए, यह केस चलाना ज्यादती है। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, नैब का किरदार सबके सामने मुतनाजा ही क्यों है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, शाहिद खाकान अब्बासी के बाद अब साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, उनको भी नैब ने तलब कर लिया है। इस तरीके से अगर हम नून लीग की जो आला क़यादत है, जो फ्रंट लाइन के, जो उनके रहनुमा, जो साबिक वजीर मुशीर रह चुके हैं, उन तमाम के गिर्द अब नैब का घेरा और ज्यादा तंग हो रहा है। शहबाज, हमजा शहबाज ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो वजीर आजम साहब है उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर रेफरेंस एक बड़ा चैलेंज है और अब देखना यह है कि नैब इमरान खान साहब के सामने खड़ी होती है या नहीं होती है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हुकूमत को 5 माह हुए और हर तरफ बेयकीनी की सूरत हाल है। साद रफीक ये कह रहे हैं कि पहले पकड़ लिया गया, सबूत बाद में ढूंढे जा रहे हैं, बल्कि घड़े जा रहे हैं। अब ये तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर रेफरेंस केस, जहां पीपल्स पार्टी के हवाले से जानी अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, इसके बाद नून लीग के हवाले से जो नून लीग के रहनुमा है उनको नैब में तलबी, ये तमाम तो सूरत हाल के ऊपर आज जरा बात करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले सीनियर सहाफी तजियाकार बुखारी साहब मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। ये सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं ये वाली बात कि पीटीआई हो, नून लीग हो या फिर पीपल्स पार्टी, ये नैब का किरदार सबके सामने मुतनाजा क्यों हो गया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि नैब के किरदार के बारे में अगर हम इसकी पूरी तारीख देखने लगेंगे तो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की कहानी है। उसको तो मेरे ख्याल से इस वक्त छोड़ देते हैं, वरना मैं आपको बताता कि ये किसने बनाई थी, किस मकसद के लिए बनाई थी, कौन कौन इसका चेयरमैन रहा। मुख्तसर तो बता समझ आ जाएगी कि जो आजकल ये सवाल उठता है ना कि सवाल उठता है कि नैब किसके तहत है, कौन चला रहा है इसको, तो वो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि नैब किसने बनाई थी, किसने इससे फायदा उठाया और कौन इसको अब भी चला रहा है। साहब थोड़ा सा तो बता दें। दूसरी बात ये थोड़ा सा बता दें, मैं अगर कहूं आपसे थोड़ा सा बता देना जरा देखें। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने इसको बनाया था और सक्सेसिवली 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल इसके हेड रहे हैं। जनरल अमजद साहब इसको इसलिए छोड़ के चले गए थे कि उन्होंने कहा मैं बंदा बाद में पकड़ूंगा, पहले सबूत इकट्ठे करूंगा। ये सूट नहीं करता था बनाने वालों को, लिहाजा वो जो रस्म चली है वो आज तक उसी तरह है कि पकड़ पहले लो और सबूत बाद में इकट्ठे करो, जो जिसकी तरफ इशारा आज साद रफीक ने भी किया है और हमजा शहबाज शरीफ ने भी किया है। मगर जो इसका मजेदार पहलू है ना, जो आज आपका मौजू है, उसके ऊपर मुझे रहने दें तो मैं जरा ज्यादा गुफ्तगू कर पाऊंगा। ठीक है। देखिए, जो फवाद चौधरी साहब ने आज जो कहा है इसकी पूरी एक तारीख है। मुझे बताइए केपीके में से डीजी नैब को किसने निकाला था? मुझे बताइए नैब को फिर इनएफेक्टिव गैर फाल किसने किया वहां? ठीक। अब आ जाइए, जब तक तो ये सिलेक्टिव टारगेटेड एहतसाब कर रही थी, नैब जैसा कोई था ही नहीं दूसरा, ना इसके चेयरमैन जैसा कभी कोई कॉम्पिटेंट आदमी रहा है। गिरफ्त जब अपने ऊपर होने लगी है तो आप ये अंदाजा फरमाइए कि इस मुल्क का एक जिम्मेदार वजीर जिसका नाम फवाद चौधरी है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कहते हैं नैब को शर्म आनी चाहिए इमरान खान के ऊपर हेलीकॉप्टर केस बनाते हुए और उसको ट्राई करते हुए। माशाअल्लाह
क्या कमाल का इवन हैंडेड ट्रीटमेंट है, क्या कमाल के एहतसाब के नारे हैं। मुझे आप ये बताइए कि मैं वो कहते हैं ना, रोऊं जिगर को मैं के पीटूं सर को मैं वाली बात है। जब एक तरफ आप नैब की इतनी हाइप क्रिएट करके अपने तमाम पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, इस बहस में हम बिल्कुल नहीं पढ़ते कि वो ठीक है या गलत है। जिन्होंने जो कुछ किया हुआ है, चाहे वो पीएमएलएन की लीडरशिप है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जिन्होंने मुल्क लूटा है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए उनके साथ। ना हम तसव्वुर कर सकते हैं इस बात का मीडिया में कि हम ये कहें कि जनाब उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए, मगर होना इवन हैंडेड चाहिए। ये मेरी सबसे पुरानी बहस है, आपके 3 प्रोग्रामों में पहले भी यही कुछ कह चुका हूं। क्या इवन हैंडेड हो रहा है? नहीं, विच हंट हो रही है, और वो चूंकि इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट को सूट करती है, लिहाजा वो तो ठीक है, मगर हमारी तरफ मत देखें, उनकी तरफ अगर आप देखेंगे, जरा आप देखिए, मैं आपको जरा तफसील थोड़ी सी बताना चाहता हूं। मुझे बताइए कि क्या नैब ने केपीके के वजीर आला का कुछ किया, जिन्होंने बेपनाह सरकारी जमीन जो है वो मालूम जब्बा के अंदर किसी को दे दी? क्या जो आज स्पीकर बने बैठे हैं नेशनल असेंबली के, उसके गिर्द को घेरा तंग करने की कोशिश की? क्या उन्होंने बाबर रवान, जिनके खिलाफ ऑलमोस्ट रेफरेंस तैयार होकर फाइल हुआ है, 4 साल हो गए हैं, वो आजादाना पहले तो वजीर बन गया, वो आजादाना फिर रहे हैं, किसी ने पूछा उनसे कुछ? जहांगीर तरीन उन्हें नाहल करार दे कि उसके बाद उनके सारे फेल जो हैं वो जस्टिफाइड हो गए, और नवाज शरीफ की जान को अभी तक अजाब आया हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए जनाब जुल्फी बुखारी साहब, आजम सवाती साहब, नाम लेने में बैठूंगा तो मैं 25 नबियों तो आपको गिनवा दूंगा इसी प्रोग्राम में। आतिफ खान साहब, परवेज खटक साहब, देखिए ना, जब इन लोगों को इतनी आजादी होगी फरीद कि ये नैब जदा होने के बावजूद भी आसानी से आराम से फिरेंगे, और दूसरे जिनके खिलाफ अभी आपने तो सबूत घड़ने या बनाने या तलाश करने हैं, वो जेलों की हवा खाएंगे, तो कौन इस एहतसाब को इवन हैंडेडली मानेगा? यही वजह है कि नैब की क्रेडिबिलिटी अब खुद हुकूमत के रवैये की वजह से मशकूक हो रही है। तो बुखारी साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि देखे ना, जहां अपोजिशन के ऊपर पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, वहां पे नैब की कार्रवाई को सराहा भी जाता है। वहां पर जब कोई कार्रवाई होती है तो शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सरकारी वजीर आके कर देते हैं और उस पर बात करते हैं आके। लेकिन अगर एक रेफरेंस है वजीर आजम के अगेंस्ट में है, अगर इमरान खान साहब की है, तो उसके ऊपर एक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब को ये कहना कि ये ज्यादती है, ये जुल्म है, या इस चीज के ऊपर जो है वो केस को खत्म कर देना चाहिए, क्या ये नहीं, नैब को शर्म आनी चाहिए, ये अल्फाज हैं उनके, ये शर्म आनी चाहिए जो बात हुई है। मुझे बताइए फरीद, मैं आपकी बात काट रहा हूं, माफी चाहता हूं आपकी, क्या नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं था जब उसके खिलाफ नैब ने और खुद पीटीआई की लीडरशिप ने चोर चोर और डाकू डाकू के नारे लगाए थे? क्या अपने मुराद अली शाह सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं है? तो ये कैसे हो सकता है कि 3 जगह के ऊपर आप 3 मुख्तलिफ क्राइटेरियन? मैं यही तो बात कर रहा हूं कि अगर मुराद अली शाह साहब का नाम उस जेआईटी में जब आया, और जेआईटी में नाम आने के बाद मुसलसल अब तक उनसे यह मुतालबा किया जा रहा है कि आप मुस्ताफी हो, जब आप क्लीन होंगे तो आ जाइएगा, नहीं हो तो फिर सजा भुगतिएगा। यही कुछ अगर चाहे वो हुकूमती वजीर हो, मुशीर हो, वजीर आजम हो, कानून से बाला और इस्तिस्ना तो किसी को हासिल नहीं है, फिर यह मामला तो फिर वजीर आजम हो या फिर पीटीआई की वजीर हो, उन पर भी तो लागू होना चाहिए। फरीद, मैं आपको इस हवाले से एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, वो ये कि आप ये देखिए कि पिछले कई दिनों से जब कभी भी कोई मामला चीफ जस्टिस के सामने आया है, उन्होंने नैब के बारे में क्या इरशादात फरमाए हैं, अगर आप उसको सीरियसली ले लें तो आपको कहीं से सबूत मांगने की जरूरत नहीं है कि नैब क्या कर रही है। उन्होंने ये कहा कि ये पकड़ियां उछालती है बिला वजह, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने कहीं इवन हैंडेड साहब ने, इतना कुछ चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि अब किसी और के कोई गवाही या शवाहद लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इस एहतसाब के बारे में अभी और आवाजें उठेंगी। मैं आपको एक और हवाला देता हूं, अगर आपको याद हो, जब नैब ने सजा दी थी नवाज शरीफ साहब को 10 साल की, तो अली अहमद कुर्द जैसे सीजन्ड जूरिस्ट ने कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूं उस जज को देखने के लिए जिसने ये कह के फैसला लिखा कि करप्शन कोई नहीं की इन्होंने, मनी लॉन्ड्रिंग कोई नहीं हुई, मगर चूंकि ये अपने वसाइल से ज्यादा में रह रहे हैं और वो तय भी नहीं हुए कि वसाइल कौन से थे उनके और कितना ज्यादा वो रह रहे थे, उसमें 10 साल की सजा दे दी है। तो जब नैब की परफॉर्मेंस इतनी टारगेटेड होगी, जब इतनी बायस्ड होगी, तो सवाल तो फरीद उठेंगे। ठीक है सलीम बुखारी साहब,
मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी साहिबा। एक सियासी नुक्ता नजर और उनका हैसियत से जमात या मुस्लिम लीग नून का जो नुक्ता नजर है वो लेने के लिए उनसे भी बात करते हैं और उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा साहिबा। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, आज शाहिद खाकान अब्बासी के बाद अब मिफ्ता इस्माइल साहब को भी तलब कर लिया गया है नाब के अंदर, और जिस तरीके से आपके सामने आपकी जमात मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है नैब की कार्रवाइयों के हवाले से, और हेलीकॉप्टर केस में भी इमरान खान साहब के ऊपर उस पर वफाकी वजीर के जो कमेंट्स वो भी आपके सामने। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ना आप खुश, ना पीपुल्स पार्टी खुश और ना ही हुकूमती वजीर खुश, तो फिर क्या बनेगा नैब का? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि किसी के खुश होने या ना होने की तो बात ही नहीं है। पहली तो बात यह है कि इस मुल्क को जिसने सर्व किया है ना सियासतदानों ने, उन सबको सजा मिली है। पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लीजिए, जिस सियासतदान ने इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश की, जिस सियासतदान ने इस मुल्क में सर्व करने की कोशिश की, उसको सजा मिली है। तो वो सजाएं इस वक्त हमारे हिस्से में हैं, चूंकि हमने इस मुल्क का GDP 5.8 पे छोड़ा है, क्योंकि हमने इस मुल्क से बिजली जो है किसके कारखाने बनाकर अंधेरे दूर किए हैं, क्योंकि हमने इसकी मुल्क की मईशत जो है पट्टी पर डाली, हमने दहशतगर्दी खत्म की। तो ये बहुत सारे जराइम हैं, जाहिर है जिसकी सजा हमें मिलनी चाहिए और वो मिल रही है। लेकिन जो मैंने कहा कि खुश होने ना होने की बात ये नहीं है। एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबका एहतसाब हो। और एक फ्रेज है, आपको याद होगा, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। वो इंसाफ होता हुआ इस वक्त जो हमारे मुल्क में आम सादा लोग हैं ना, उनको भी समझ में आ रहा है कि इंसाफ होता हुआ किसी को नजर नहीं आ रहा। आपकी बात दुरुस्त, यही बात कही जाती है। जिस तरह से सलीम बुखारी साहब ने भी कहा, अक्रॉस द बोर्ड इवन हैंडेडली होना चाहिए, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां मसला यह है कि जब अकाउंटेबिलिटी का आगाज होता है तो उस अकाउंटेबिलिटी को जिसके खिलाफ होता है वो कहता है कि मुझसे क्यों, दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं। जब दूसरे के ऊपर होता है तो वो कहता है मुझ पर क्यों, तीसरे के ऊपर क्यों नहीं। आगाज कहां से हो और फिर किस तरीके से इवन हैंडेडली हो, ये तो आप सब लोगों ने मिल बैठ कर तय करना है और डिसाइड करना है कि एहतसाब को सब लोग एग्री करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जब होती है तो वो सिलेक्टेड या सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी में तब्दील हो जाती है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है फरीद, और मेरा उसमें जवाब यह है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारा एहतसाब ना हो, और हमारे कहने से फर्क भी कोई नहीं पड़ता बाय द वे। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हमारा एहतसाब ना हो, हमने कहा है सबका एहतसाब होना चाहिए। हमारा हो रहा है तो सबका एहतसाब, हमारे साथ अगर हमने गलत किया है तो ये तो नहीं है ना कि फरिश्ते बैठे हैं बाकी जगहों पर। और आप जो सवाल आपने किया कि कौन करे, तो जरा वजीर आजम पाकिस्तान की तकरीर निकाल के देखिए जो उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे एहतसाब शुरू होगा, मेरे वजीरों से एहतसाब शुरू होगा। अब मेरा सवाल यह है कि इमरान खान साहब का एहतसाब कहाँ है? जो केस उनके ऊपर है, एक पेशी उन्होंने पूरी जो है वो अटेंड की है इस हेलीकॉप्टर केस के अंदर, और उसके ऊपर कल आपने वजीर इत्तलात साहब का एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का कमेंट भी सुन लिया है कि तज़हीक हो रही है। यानी जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा इस मुल्क के अंदर, जिसको जुम्मा 8 दिन हुए हैं, उसकी तो तज़हीक हो रही है। और जो 3 दफा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा, जिसने इस पाकिस्तान को जो है वो उसकी दुरुस्त की सिमत उसको बहुत कुछ दिया, उसके ऊपर एक ब्लैक स्टॉ डिक्शनरी के ऊपर और एसेट की डेफिनेशन जो उसने ली नहीं थी तनख्वाह, उसके ऊपर उसको घर भेज दिया जाए, तो वो बहुत अच्छा काम था। लेकिन ये जो लाडलों का टोला है, इनको सवाल भी नहीं किया जा सकता, और सवाल ही करना मुश्किल हुआ है। बाकी बात तो बात की है। आप ये देखिए, इनसे सवाल नहीं किया जा सकता। जिससे आप सवाल करेंगे वो आपके गिरबान को आता है। तो ये कि एहतसाब की इस वक्त पाकिस्तान में हालत क्या है। अगर एहतसाब शुरू हो ना, जो आपने कहा था कि किससे शुरू हो, वजीर आजम ने खुद कहा था मुझसे, मेरे वजीरों से शुरू हो, तो मैं आपको गारंटी कर रही हूँ कि पंजाब और जो फेडरल कैबिनेट है, आधी कैबिनेट जो है वो खत्म हो जाएंगी, ये सारे वहां पकड़े जाएंगे। हमारी इंक्वायरी के स्टेज के ऊपर आप हमारे लोगों को जो है वो कैद कर लेते हैं, और आप कहते हैं जी वो टेम्पर होने का खदशा है सबूतों का। तो जो गवर्नमेंट में बैठे हैं इस वक्त, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, क्या उनके टेम्पर करने का खदशा नहीं है? इनके MLA जो हैं उनके जवाब ही नहीं आते। हमारे MLA जो हैं और हमारे जो केसेस हैं वो दिनों में भुगते जाते हैं, इनकी जो है वो इंक्वायरियां खत्म नहीं होती। तो ये मतलब बच्चों वाली बात नहीं। इस मुल्क में एहतसाब पहले भी बहुत भुगता है सियासतदानों ने, अब भी दोबारा भुगत रहे हैं। लेकिन एक वो होता है इंसाफ जो अदालतों में होता है, और एक इंसाफ फिर तारीख किया करती है। आज भी भुट्टो साहब के इंसाफ को लोग क्या कहते हैं, तारीख क्या कहती है। चले उज़्मा, ये बता दें मुझे बता दें, ये जो हेलीकॉप्टर रेफरेंस है, क्या जिस तरह से हमजा शहबाज ने कहा एक चैलेंज है, क्या वाकई आप समझते हैं, आपकी जमात समझती है कि नैब के लिए एक टेस्ट केस भी है, एक चैलेंज भी है? और अगर यहां पे नैब
एक्ट करती है, तो तब आप यकीन कर लेंगे कि एक नैब की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, चाहे आपके खिलाफ हो चाहे पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो। देखिए, बिल्कुल वजीर आजम पाकिस्तान जो है, जिन्होंने खुद कहा था कि एहतसाब मुझसे शुरू हो, अगर वो उनके ऊपर जो है, मैंने जैसे कहा कि एक पेशी के बाद उनको बुलाया ही नहीं जाता, उन्हें पूछा ही नहीं जाता, तो ये टेस्ट केस तो है। और टेस्ट केस सलीमा बाजी का केस भी है, टेस्ट केस जो है वो जहांगीर खान तरीन का केस भी है, कि जिसके ऊपर वो कहते हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन एससीसीपी के अंदर लेटर मौजूद है उनका, जिसमें उन्होंने माली के नाम पे और अपने कुक के नाम के ऊपर उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग की जब वो वजीर थे, और एक जो है वो नुकसान में जाती हुई एक उन्होंने फैक्ट्री खरीदी, उसके बाद वो डायरेक्टर बन गए और वो अरबोपति है आज। उनको पूछने के लिए कोई तैयार नहीं, उन्होंने जुर्माना दिया है फरीद। जुर्माना देने का मतलब होता है कि आप अपने गुनाह को एक्सेप्ट करें। उनका लेटर एससीसीपी को जो उन्होंने लिखा, जिसमें जुर्माना भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने जुर्माना अदा किया, उसके बाद भी क्या उस शख्स को पूछने के लिए? मुझे ये बताइए, जहांगीर खान तरीन का बेटा 22 साल की 24 साल की उम्र में 1 अरब रुपए की जो है वो खरीद लेता है टीम, क्रिकेट टीम, तो उसको तो कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। और हम अगर कहें कि दादा से विरासत जो है वो बेटों को मुंतकिल हुई है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, और इसको मानने के लिए जज तैयार नहीं है कि ऐसे भी होता है। मुझे ये बताइए, क्या ये नहीं होता हमारी सोसाइटी में? क्या दादा से विरासत मुंतकिल नहीं होती है पोतों तक डायरेक्टली? ये अजीब बात है। हमारी आमदन आपने पता नहीं की, हमारे असासे हमारे नाम पे नहीं है, लेकिन सजा हमें दे दी गई, हमने भुगत ली है भाई, हम भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। ठीक है उस्मा साहब, आपने कहा कि आज भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। सलीम बुखारी साहब, जो बात इस वक्त उस्मा बुखारी साहबा ने की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे भी वही सवाल कि आप भी यही समझते हैं कि जो हेलीकॉप्टर रेफरेंस केस है वो वाकई एक सीरियस और बहुत ही संजीदा किस्म का एक टेस्ट केस है नैब के लिए, या फिर जो दीगर नाम आपने भी गिनवाए और उस्मा बुखारी साहबा ने भी गिनवाए, वो तमाम नाम लेकर नैब के लिए ये टेस्ट केसेस हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बदकिस्मती की बात है कि जो इतने गले फाड़ फाड़ के नैब के अनबायस होने की, नैब के बहुत कमाल करने की बातें करते थे, वो खुद ही अब कह रहे हैं कि जनाब ये केस जो है वो खत्म कर दें। मुझे तो इस बात पर बहुत हैरत है। ये उस वक्त नहीं बोले जब डीजी नैब पंजाब के जो हैं वो मीडिया के 5 चैनल्स के ऊपर बैठ के मीडिया ट्रायल कर रहे थे लोगों का। उस वक्त तो किसी को नहीं ये सूझी कि जनाब ये क्या हो रहा है, नैब का काम नहीं है ये। नैब के और भी बहुत सारे काम नहीं है जो उनको नहीं करने चाहिए और वो कर रहे हैं। ये तो आने वाले वक्त का मौरख भी लिखेगा, और आने वाली तारीख में अगली हुकूमतें जब आएंगी तो आप देखिएगा इसमें से क्या क्या निकलेगा। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को वॉलंटियर करना चाहिए, इसलिए कि जितने गला फाड़ के उन्होंने दावा किया था कि एहतसाब मुझसे शुरू होना चाहिए, इसकी इब्तदाइयात के लिए खुद उन्हें टेस्ट केस के तौर पर पेश हो जाना चाहिए कि आइए जनाब मेरा एहतसाब कर लीजिएगा। अब दूसरी बात यह है कि इतने कंट्राडिक्टरी बयानात हैं इसके ऊपर फरीद। कोई मिनिस्टर ये कहता है कि जनाब उन्होंने तो सेलिब्रिटी के तौर पर इस्तेमाल किया हेलीकॉप्टर। आप जरा अंदाजा फरमाइए, एज अ सेलिब्रिटी ये है कि कोई 5-1000 हेलीकॉप्टर खरीद लें, क्योंकि इस मुल्क में इतने सेलिब्रिटीज तो अभी जिंदा होंगे, अगर कम पड़ जाएंगे तो बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। आप भी एक सेलिब्रिटी, वैसे बुखारी साहब एक सेलिब्रिटी तो आप भी है, टीवी पर्सनालिटी आप भी हैं। बिल्कुल, बुखारी साहब को भी एक हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए, मेरा मुतालबा है। नहीं, मुझे तो 55 रुपए पे मुझे हेलीकॉप्टर ना दे, मुझे 55 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से हायर कर दे हेलीकॉप्टर, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। मैं इसमें कुछ ऐड कर सकती हूँ? जी बिल्कुल उस्मा, बिल्कुल ऐड कीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ये अजीब बात है कि हमारे जो तमाम केसेस इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसका पता पूरे पाकिस्तान को होता है। स्पीकर पंजाब असेंबली भी गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं, वुज़रा कराम भी, देखे ना जी ये पूछा तफ्तीश में, शहबाज शरीफ को ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये सब सामने आता है। जुल्फी बुखारी के केस में सामने क्यों नहीं आता? उनकी इनसाइड स्टोरियां बाहर क्यों नहीं आती? और जब एक प्रोसिक्यूटर जो है जुल्फी बुखारी के केस के अंदर वो ECL पे हो, उसको वो भी इजाजत मिल जाती है, और हमजा शहबाज जो अपोजिशन लीडर हैं वो उनका किसी केस में नाम नहीं, वो उनको किसी कोई ऐसी इंक्वायरी उनके ऊपर नहीं है, वालिद साहब के एहसासों के चक्कर में। अब ये भी एक नया तमाशा है जो मैं बात करना चाहती हूँ कि आप केसेस बड़े बड़े दावे करते हैं, बस सबूत बहुत हैं, बहुत हमारे पास मजबूत केस हैं, और उसके बाद फिर घिसी पिटी वही बात कि आमदन से ज्यादा असासे जो है उसके ऊपर आप तहकीकात करके आप लोगों को, मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप इस मुल्क में आमदन से ज्यादा असासों का अगर वो पलंदा खोलना चाहते हैं ना, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, वजीर आजम पाकिस्तान ने 2013 में जो गोशवारे जमा कराए इलेक्शन कमीशन में, जो ईयरली हम जमा कराते हैं, उसमें उनके जो असासे थे वो 1 करोड़ और 42 लाख रुपए के करीब थे।
जो 2015 में उन्होंने जमा कराए वो 1 अरब और कुछ करोड़ रुपए हैं। मुझे ये बताइए कि क्या पूछने के लिए कोई नैब तैयार है? आमदन से ज्यादा असासों का केस इमरान खान साहब पे, आज तक ये $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं पता चला इमरान साहब की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपको पता है? किसी आदमी को पता है इमरान खान की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उनका घर चलता कैसे है? मतलब ये अजीबो गरीब बात है कि आपने आमदन से ज्यादा असासे पे एक ऐसा वेपन है कि जब आपको केस में कुछ ना मिले, जब आपके अंदर देखिए ना आशियाना का इतना रौला मचाया, इतना आशियाना को वो हाइप क्रिएट। चलें इसी चीज के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। क्या लिखा जो रिमांड जिस जज ने रिफ्यूज किया, उसने क्या लिखा? उसने कहा कि ये सब मफरूजों में मुश्तमिल है और शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। उसके बाद आपने आमदन से ज्यादा साथी शुरू कर लिए। ये अजीबो गरीब तमाशा शुरू किया हुआ है। और जो फवाद चौधरी ने कहा है, मैं बड़ी एक सोच समझ के एक लाइन कह रही हूँ कि फवाद चौधरी ने नैब को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की है, नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, नैब को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है वजीर आजम के हक में, और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब, जो बात मैं बुखारी आपको साहब यकीन दिलाता हूं कि ये वाकई क्या अंडर इन्फ्लुएंस और अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई है वफाकी वजीर की जानिब से? ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपकी ये बात दुरुस्त है कि फवाद चौधरी ने नैब को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की है, तो आप यकीन रखिए और मुतमिन हो जाइए कि यकीनन नैब साहिबा जो है वो आ जाएंगी प्रेशर में। और ऐसा जी बिल्कुल, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तैयार होता है जी हमारे वजीर आजम के लिए हमेशा। लेकिन बुखारी साहब इससे तो फिर सारी अकाउंटेबिलिटी है सलीम बुखारी साहब, फिर तो तमाम जो प्रोसेस चल रहा है और जितने भी एहतसाब, क्योंकि हुकूमत और वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि हमें जो मैंडेट मिला है, इस अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया है वो एहतसाब के लिए हमें मैंडेट दिया है और हम इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के बाद क्या इस तरह के स्टेटमेंट और एहतसाब पे कॉम्प्रोमाइज वाला मामला अब बाकी रह जाएगा? देखिए भाई, गुजारिश ये है कि 50% से कम वोट लेके, यानी सीटें लेके, वो ये दावा करते हैं कि हम 22 करोड़ जो पाकिस्तानी अवाम है उनके नुमाइंदे हैं। 4-4 सीटें इनके जो एलाइज है वो अगर आप निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी नुमाइंदगी जो है वो कितनी स्ट्रांग और कितनी पक्की इनकी हुकूमत है। पंजाब में भी यही हाल है, यही हाल नेशनल असेंबली में, और सेनेट के बारे में तो मुझे आपको एनलाइटन करने की जरूरत नहीं है। अब मसला क्या है? मसला यह है कि जो भी इनके पास हेयर लाइन मेजॉरिटी इन्होंने बनाई है, उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये अपने हर मुखालिफ की सांस बंद कर दें। आप देखिए पीएमएलएन से जो कुछ शुरू हुआ वो तो आप उज़्मा बहन हैं, वो आपको बता रही हैं और बताएंगी भी, मगर पीपल्स पार्टी के साथ देखिए क्या हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ भी वही कुछ हो रहा है। ये आप यूं कह लीजिए कि ये प्लान ए था और वो प्लान बी है। ठीक, साइलेंस करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जिसमें तमाम अदारे, जिम्मेदारी से मैं बयान दे रहा हूं, पीटीआई की पुष्ट पर हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ये आपने सुना होगा, वो बयान भी आपको याद होना चाहिए, जब कहा गया था कि हम पीटीआई के मैनिफेस्टो से के पीछे खड़े हैं। तो मतलब कहने का यह है कि एक आम आदमी भी वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या लिखा जा रहा है हमारे एहतसाब के हवाले से, वो हमें ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलीम बुखारी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका उज़्मा बुखारी हमसे बात कर रही थी। इस सेगमेंट के अंदर एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जरा आएंगे तो फिर इसी नैब के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे। आएंगे ब्रेक के बाद, तारुफ कराएंगे और उस पर मजीद जरा बात करते हैं नैब के हवाले से एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब। तीनों जमातें, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमती जमात भी है, उनकी जानिब से भी कुछ रद्द-ए-अमल आ गया नैब के ऊपर और हेलीकॉप्टर रेफरेंस के ऊपर। मुझे यह बताइएगा कि नैब की कारकर्दगी से ये तमाम मुतमईन क्यों नहीं है? देखिए, इसके 2 प्रॉन्ग हम इसको ले सकते हैं। एक तो इसकी वजह बिल्कुल ये है कि जब भी किसी चीज से, किसी शख्स से, चाहे किसी पार्टी से, और खासकर जब पार्टी के सरबराहान से अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस चल रहे होते हैं, जब वो नैब को भिजवाते हैं कि जहां पे अकाउंटेबिलिटी होनी है, तो ये एक कॉमन सी बात है कि उन्हें फिर नैब से शिकायत होगी। उनका तो यही चाहिए कि कोई ऐसे पेपर टाइगर किस्म का, या जैसे पहले एंटी करप्शन का अदारा होता था, कि वहां पे ये भिजवा दिए जाए केसेस और फिर वो सालों साल पड़े रहे। तो ये बेसिक वजह तो उसकी ये नजर आ रही है। नंबर 2 जो ये है कि अगर नैब के अंदर उन्हें कुछ शिकायत हैं, कुछ
ऐसी उसमें आर्टिकल्स हैं या कोई सेक्शंस हैं जिसको वो समझते हैं कि वो उसमें कोई फ्लॉज हैं, तो उसका काम फिर ये है कि शिकायत उसका हल नहीं है। उसका हल है कि ये तमाम पार्लियामेंट में बैठ जाएं और कानून साजी कर लें, नैब में जो खामियां समझते हैं उसे दुरुस्त कर लें, बनिस्बत इसके कि मीडिया पे बैठ के या ये कहना कि जी नैब में ये है या नैब का इदारा ऐसा है। उसका वाहिद हल तो यही है। आमिर अब्बास साहब, वजीर आजम इमरान खान को भी हेलीकॉप्टर रेफरेंस का सामना है। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि नैब का रवैया नामुनासिब है। अपोजिशन के लिए नैब का रवैया मुनासिब और हुकूमत पर बात आए तो नामुनासिब क्यों? हाँ देखिए, ये जो मामला है हेलीकॉप्टर का, जो टोटल इसकी 26 लाख रुपए की कोई इसमें लग रहा है कि अमाउंट इन्वॉल्व है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि हुकूमत का इदारा या हुकूमती जो एहलकार है या जो मिनिस्टर्स हैं वो शायद इस तरफ अंदिया दे रहे हैं कि 1-1.5 साल हो गया है ये केस है, तो नैब इस केस को डिसाइड कर ले कि आया कोई इसमें ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं है, इसे इस तरफ या उस तरफ कर दे बनिस्बत इसके कि इसको लटकाए रखे। ये छोटी सी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कोई नतीजा होना चाहिए या अपनी किसी हतमी अंजाम तक पहुंच जाए। अच्छा, साद रफीक साहब ने भी ये कहा है कि हमें पकड़ पहले लिया जाता है और सबूत फिर बाद में तलाश या फिर गढ़े जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये यकतरफा एहतसाब या इस तरह का तासुर क्यों भर रहा है? देखिए, एक बात तो ज़हन में रखिए कि ये जो अपोजिशन है ये कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का। ये वो दो जमातें हैं जो पिछले 10 साल हुकूमत में रही, तो ऑब्वियसली पब्लिक ऑफिस होल्ड करती थी और इन्हीं के पास इन्हीं से अकाउंटेबिलिटी होनी है। सिवाय इसके कि 5 साल केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट थी और वहां पीटीआई के अरकान से अकाउंटेबिलिटी होगी। अब जहां तक बात रहेगी ख्वाजा साद रफीक साहब अगर कहते हैं कि अरेस्ट पहले कर लिया जाता है, तो बड़ा हमें नजर आता है कि उनसे पूछा जाता है कि ये पैरागॉन से आपका क्या ताल्लुक है। ये जो कैसर अमीन भट्ट साहब पकड़े गए हैं, उन्होंने 1995 से लेकर अभी तक की तमाम चीजें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि जी कौन कौन इसमें शेयर होल्डर था, कंपनीज में किस तरीके से प्रॉपर्टीज ली जाती थी। तो इन तमाम चीजों के जवाब जब ख्वाजा साहब से जब वो अरेस्ट नहीं हुए थे उन्हें बुला के पूछा जाता था, तो वो कह रहे थे कि मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, न पैरागॉन से है न उन एकड़ों के हिसाब से जमीनें जो निकली है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर नैब अरेस्ट करती है तो नैब को ये जो पावर है ये कानून ने दी हुई है, इसमें मैं समझता हूँ कोई इलीगैलिटी या कोई कानून को बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। राजा आमिर अब्बास साहब, अगर नैब से कोई भी मुतमईन नहीं तो फिर एहतसाब कैसे होगा? देखिए, आपकी बात में कुछ वजन इस तरह से है कि नैब में कैपेसिटी का तो डेफिनेटली इशू है, और नैब अगर इतनी ज्यादा इंक्वायरीज और इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन खोल के बैठ जाएगा और किसी एक को भी अगर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा तो ये एक बहुत सी केओटिक और केओस पैदा हो जाएगा, और जिसमें यह होगा कि नैब का अदारा जिसपे ऑलरेडी सवालिया निशान है उससे लोगों का एतमाद उठ जाएगा और नैब वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। तो मुझे लगता है कि नैब को चाहिए कि अपने सिलेक्टेड केसेस में उन्हें एक एक करके पाया तकमील तक पहुंचाएं, और जैसे कि आपके इल्म में हालिया चीफ जस्टिस साहब ने 1-2 दफा नैब की सरजमिश की, वो इसी वजह से की कि आप इतने लोगों को नाम उनका इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। क्योंकि अगर उसको फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, मियां शहबाज शरीफ साहब इतने अरसे से अगर अरेस्ट हैं तो ये रेफरेंस अभी तक एक बड़ी सॉलिड शक्ल में आ जाना चाहिए था, और अगर ये नहीं आता तो फिर ये इतराज़ात दुरुस्त होंगे। तो राजा आमिर अब्बास साहब, अगर नैब के पास जैसे कि आपने कहा कि वसाइल की कमी और फिर यके बाद दीगरे एक के बाद दूसरा केस और तहकीकात, अगर इसी का आगाज और ये सिलसिला चलाया जाता है और अगर वसाइल की कमी है तो फिर एक गिरफ्तारी के बाद दूसरी और एक तहकीकात के बाद दूसरी तहकीकात का आगाज क्यों कर दिया जाता है, जबकि कोई मंतकी अंजाम तक कोई एक केस पहुंचता भी नहीं है? देखिए, ये अगर उनका ये क्वेश्चन है और अगर उनको ये एतराज है तो इसका हल बनिस्बत इसके कि वो मीडिया पे आके किया जाए। इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां पे जाया जा सकता है, कानूनी प्रोविजन मौजूद है
कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास रेफरेंस नहीं है, आपके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, तो कानून में मुख्तलिफ प्रोविजन है कि आप उसको चैलेंज करके कोर्ट्स में जाके ये कह सकते हैं कि इन्हें खत्म किया जाए, इन्हें क्वॉश किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट नैब से पूछ सकती है। तो बेहतर यही है कि अगर ऐसी बात है तो एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए इन्हें इस मुल्क की आला अदलिया में। राजा आमिर अब्बास साहब, जिस तरह से तनकीद और जो बातें हो रही हैं, अब बात जब एहतसाब की, और हुकूमत ने भी ये कहना है उसका कि हमें मैंडेट ही लोगों ने एहतसाब के हवाले से किया है, और जब हुकूमती वजीर भी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर रेफरेंस केस के हवाले से कि इंतहाई शर्मनाक है ये और फिर बंद हो जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए इसको, अगर नैब और एहतसाब पर ऐसे ही तनकीद होती रही तो क्या आप नहीं समझते कि एहतसाब एक मजाक बनकर रह जाएगा? देखिए, इट्स टू अर्ली। हमने एकदम से अभी कहना शुरू कर दिया कि जी अकाउंटेबिलिटी का कोई आउटकम नहीं निकलेगा, ये व्हाइट कॉलर क्राइम अपना टाइम लेता है। आपके इल्म में है कि हालिया JIT रिपोर्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में आई, बड़े उसमें ठोस शवाहिद हैं, ये अदालतों में जाएंगे, नैब के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2 माह का वक्त दिया है। तो इट्स टू प्री मेच्योर के जी कोई केस बन गया है, ये एक तरीक़ाकार है, और दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम टाइम लेता है, उसमें वक्त लगता है, और अदालतों से आपके सामने है मियां नवाज शरीफ साहब सजा भी पा चुके हैं। लेकिन पहले जो केस में जिसमें सजा उनको मिली थी, और वो फ्लैगशिप रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, उसी की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब दायर की गई तो उन्हें रिलीफ भी मिल गया। नैब उस अपील में अपने केस को वाज़ेह तौर पर प्ली क्यों ना कर सकी? नहीं, इट्स नॉट ट्रू, एब्सोल्युटली। उधर अपील अभी तक चली ही नहीं है। वहां सिर्फ जो एक हमारे कानून में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, कि जब तक अपील चल रही है हमें बेल की एक फैसिलिटी दी जाए, उन्होंने बेल की हद तक उस सेंटेंस को सस्पेंड किया है, ना कि कन्विक्शन को सस्पेंड किया है। कन्विक्शन भी मौजूद है, जुर्माने भी मौजूद है, वो फोर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी के वो तमाम ऑर्डर्स मौजूद है। तो जब ये अपील चलेगी तो उसके बाद ही उसका हतमी फैसला होगा। और इवन वो जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट में नैब उसके खिलाफ गई है, और उसमें काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आई थी जब वो केस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नैब इस केस को, इस मामले को लेकर, सी की अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई है। क्या नैब यहां पर उसके पास वाजे सबूत और इतने एविडेंसेस हैं कि वो जो रिलीफ मिला मियां नवाज शरीफ साहब को, वो उसको खत्म करा दे? देखिए, फिर से उन्होंने कोई केस नहीं बनाना, केस मुख्तलिफ थे, अजीजिया में उन्हें सजा हुई, और नंबर 2 वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में गालिबन इस आने वाले हफ्ते में लगा हुआ है, और देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार दे देती है तो फिर ये तमाम जो अभी अजीजिया का केस है, इसमें भी मियां साहब की बेल होती हुई मुश्किल होगी। हाँ, अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था, उसे आप होल्ड किया, तो इससे फिर ये होगा कि अजीजिया वाले केस में भी उन्हें जमानत मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक और लास्ट आपसे सवाल आखिरी के, ऑपोजिशन तो अब ये कह रही है और ये कहना है कि हुकूमत नैब के पीछे छुप रही है। जितनी तनकीद अब नैब पर हो रही है और होना शुरू हो गई है, आप समझते हैं कि नैब कवानीन में अब तब्दीली नागुज़ीर है? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि जी ये कहा जाता है कि हुकूमत नैब को कुछ इस्तेमाल कर रही है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है और किसी भी कानून के तहत वो हुकूमत के नीचे नहीं आता, और ना ही कोई हुकूमत उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। नंबर 2, जो नैब में चेंजेस आनी है, वो चेंजेस ऑब्वियसली पार्लियामेंट तैयार है, पार्लियामेंट से ही आनी है। अब चेंजेस अगर, तो जैसे अपोजिशन कहती है नैब एक काला कानून है, इसे खत्म होना चाहिए, तो वो फिर मैं समझता हूँ अपोजिशन के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो इसको वहां से पास करा सके। और उसके बरअक्स अगर हुकूमत समझती है कि नहीं, इसको मजीद हमने कुछ सख्ती करनी है, तो हुकूमत के पास भी वो अददी अक्सरियत हासिल नहीं। तो लग ऐसे रहा है कि ये अमेंडमेंट जो होती है ये कोई इतने आसानी से आती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब की कारकर्दगी और आजकल जो इस पर तनकीद हो रही है उस पर गुफ्तगू हम कर रहे थे उनसे। कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से जो डेडलाइन है हर हाल में उसको मुकम्मल करने का हुक्म दिया है पंजाब हुकूमत, उस पर अमल दरामद के लिए कोशिशां भी है। कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, एक ब्रेक के बाद। एक चैलेंज पंजाब हुकूमत के लिए, और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जो हुक्म दिया गया है उसमें मुजव्वजा तारीख पर मुकम्मल करने का
हुक्मनामा है, पंजाब हुकूमत इस पर अमल दरामद करने के लिए कोशियां है, लेकिन इस चैलेंज को कैसे मुकम्मल किया जाएगा, कैसे इस चैलेंज से निबर्दाजमा हुआ जाएगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो पैरामीटर्स हैं, जो आउटलाइंस हैं इस मंसूबे को मुकम्मल करने के हवाले से, वो तमाम अहकामात और हिदायत जारी कर दिए हैं, हुक्मनामा दे दिया गया है। अब यह जिम्मेदारी बनेगी पंजाब हुकूमत की, और वो कंपनियां जो इस मंसूबे में काम कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस कहते हैं एलडीए चेक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे और ठेकेदार बैंक गारंटी जमा करा के चेक ले सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटियर बन गई है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका कहना है ऑरेंज लाइन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा का मुकर्रर तारीख पर मुकम्मल ना होना अदालती अदम तामील होगी, और यह देखना है कि इससे एक आम आदमी को जो फायदा पहुंचेगा वो मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होने के बाद किस तरीके से इसके समरात लोगों तक पहुंचते हैं, जो इसकी कॉस्ट है, जो इसकी कीमत है, उसके मुताबिक एक आम आदमी जो उसका किराया है क्या वो बर्दाश्त कर सकेगा, क्या इस प्रोजेक्ट को पंजाब हुकूमत मुकम्मल होने के बाद सब्सिडाइज करेगी, सब्सिडी देगी, या फिर तमाम का तमाम जो लोड है, जो बर्डन है, वो सारा का सारा आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज लाहौर अयाज शुजा साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका अयाज साहब। मुझे बताइएगा, हमने इससे पहले भी इस पर बात की थी गुज़िश्ता हफ्ते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस पर आउटलाइंस दे दी हैं, पैरामीटर्स दे दिए हैं, हुक्मनामा जारी कर दिया है, और जो मुकर्रर मुद्दत है वो जून जुलाई तक की मुद्दत है इसी साल के अंदर। आप समझते हैं कि इस मुकर्रर मुद्दत के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल होने लायक है? जी बिल्कुल, शुक्रिया फरीद, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल ये हो सकता है अगर उसी स्पिरिट के साथ काम किया जाए, उसी तनदही के साथ काम किया जाए जैसे कि पिछली दौरे हुकूमत में इस पर काम हो रहा था, तो ये जून जुलाई में मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम का तमाम बन चुका है। अब सिर्फ इसका जो सिविल वर्क और छोटे मोटे काम है वो बाकी हैं, या कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिन पे अभी कुछ काम होना बाकी है। अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे और फंड फौरी तौर पर फराहम करे तो ये जून जुलाई तक मुमकिन है कि ये काम हो जाए, और अवाम को ये सहूलत जो है, जिस पर अब तक आज जो सीनियर वजीर पंजाब के अब्दुल अलीम खान के मुताबिक 300 अरब रुपए से जायद की रकम खर्च हो चुकी है, वो उनको वो सहूलत मिल सके। लेकिन यहां पर एक और आपको मैं बात बताता चलूं कि उन्होंने कहा था कि 1000 एक मुसाफिर के ऊपर 1000 रुपए की सब्सिडी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए इसके कुछ स्टेशन जो है वो कमर्शलाइज कर दिए जाएंगे और कुछ स्टेशन पर सब्सिडी जारी रहेगी। अब उसका क्या फार्मूला होगा वो आगे जाके ही देंगे जब ये अब्दुल अलीम खान साहब फिलहाल बात है। अयाज शुजा साहब, मैं चाहूंगा जरा सा कि उनकी इस बात को भी हम ऑन एयर करें और प्ले करें कि आज जो सीनियर वजीर पंजाब के अब्दुल अलीम खान, उन्होंने क्या इस पर कही बात, क्या कहा उन्होंने, ये आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं फिर आगे बात। ऑरेंज लाइन तो मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का, गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूं भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहां से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो, जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। आज से 5 साल बाद हम 120 अरब रुपया सालाना देंगे सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए। 120 अरब रुपया सालाना, जो 10 अरब रुपया हर महीने का बनता है। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि हम वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। और ये जो पैसे हैं ये गरीब आवाम जो है अपने खून पसीने से अदा करती रहेगी इनकी शाह खर्चियों की, क्योंकि इनको पसंद था कि यहाँ से एक ऑरेंज ट्रेन चले जिसमें ये माल्टे खाते हुए बैठे रहे। अच्छा जी अयाज शुजा साहब, ये जिस तरीके की बात सीनियर वजीर कर रहे हैं इस पर तो चूंकि